हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल लाइसेंस सर में। सो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड भू राजस्व संहिता के चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कवर कर चुके हैं, और यदि आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्व अधिकारी, उनके वर्ग और उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं। इसके बारे में आज के लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें सेक्शन 11 की, ठीक है, धारा 11 की। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है, राजस्व अधिकारी और रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं यहाँ पे बताया गया है। तो राजस्व अधिकारियों के निम्नलिखित वर्ग होते हैं, तो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो प्रमुख राजस्व आयुक्त, ठीक है, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर, जो आपने बताया गया है 13A में। आप सेक्शन 13A देखेंगे, वहाँ पे प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति वगैरह के बारे में बताया गया है। उसके बाद आते हैं आपके दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर आयुक्त, दैट मीन्स कमिश्नर, जो सेक्शन 14 में जिनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद अपर आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर, वो सेक्शन 15 में बताया गया है। ये सब सेक्शन किसके हैं, इसी एक्ट के, ठीक है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के ही है। उसके बाद आयुक्त भू अभिलेख, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, ये आपको बता दिया गया है एमपी लैंड रेवेन्यू के सेक्शन 62 में इनकी नियुक्ति वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अपर आयुक्त भू अभिलेख, एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, ये बताया गया सेक्शन 63 में। उसके बाद आते हैं आपके कलेक्टर, जहाँ पे सेक्शन जो 16 है वहाँ पे बताया गया है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। उसके बाद अपर कलेक्टर, इनको 17 में बता दिया गया, नियुक्ति के बारे में बताया गया। उसके बाद जिला सर्वेक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। अब डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कौन होता है, ये कलेक्टर ही होता है, जो आपका सेक्शन 65 में बताया गया है। उसके बाद उसके बाद आता है आपका उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी कहाँ पे बताया गया है, आपको सेक्शन 22 में बताया गया है, जो सब डिविजनल ऑफिसर। तो सब डिविजनल ऑफिसर कौन होता है कि जो कलेक्टर के द्वारा सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को उनको नियुक्त कर दिया जाता है उपखंड अधिकारी। उसके बाद आता है आपको उप सर्वेक्षण अधिकारी, जो सेक्शन 65 में इनकी नियुक्ति के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये रेवेन्यू ऑफिसर हो गए, जो आपका सेक्शन 18 में इनकी नियुक्ति के बारे में बता दिया गया। उसके बाद आते हैं आपके तहसीलदार, अपर तहसीलदार, ठीक है, और एक नायब तहसीलदार है जो नीचे आएंगे। ठीक है, वो आपके जो सेक्शन 19 है एमपीएलआरसी का, उसमें इनकी नियुक्ति के बारे में बता दिया गया है। तो ये सब कौन है, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी यहाँ पे कहाँ पे बता दिया गया, सेक्शन 65 में। उसके बाद भू अभिलेख अधीक्षक, यहाँ पे सेक्शन 20 में। उसके बाद नायब तहसीलदार मैंने ऊपर ही बता दिया, जो सेक्शन 19 के साथ है। उसके बाद सहायक भू अभिलेख अधीक्षक, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये सेक्शन 20 में इनकी नियुक्ति के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इतने कौन होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 19 बताया गया है। और उसके बाद एक केस था कमलाबाई वर्सेस एमपी स्टेट का, जो 2011 का है, जिसमें कहा गया था जो कलेक्टर शब्द यहाँ पे बताया गया है, उसमें और जो अपर कलेक्टर है वो भी यहाँ पे शामिल है कलेक्टर शब्द में। उसके बाद जो धारा 12 यानी सेक्शन 11 में, तो यहाँ पे बता दिया गया राजस्व अधिकारी के वर्ग बता दिए गए। अब यहाँ पे राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण कौन रखेगा, ये बताया गया है सेक्शन 12 में। तो यहाँ पे जो पहला क्लॉज, समस्त राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे, अर्थात जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स ऊपर बताए गए हैं वो किसके अंडर में काम करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे, उनके कंट्रोल में रहेंगे। और उसके बाद जब बात करें संभाग की, तो संभाग में जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके अधीनस्थ रहेंगे, आयुक्त अर्थात जो कमिश्नर हैं उनके अधीनस्थ रहेंगे। जो संभाग के जितने भी
रेवेन्यू ऑफिसर से कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, ये सब किसके नियंत्रण में रहेंगे? आयुक्त अर्थात कमिश्नर के। उसके बाद जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्दिष्ट ना करे, अर्थात जब तक राज्य सरकार कोई अलग से ऐसा अधिसूचना द्वारा जारी ना करे या फिर अलग से ऐसा लिखित में ना कहे, तब तक जिले के जितने भी अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी, वो कलेक्टर के अधीनस्थ में रहेंगे। ठीक है, तो कलेक्टर के अधीनस्थ में कौन कौन रहेंगे? तहसीलदार, अपर तहसीलदार, ठीक है ना, और यहाँ पे नायब तहसीलदार हो गए। ये सब किसके अंडर में रहेंगे? जिले के कलेक्टर के। उसके बाद सेक्शन 13 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि मान लीजिए किसी संभाग, जिला या उपखंड तहसील में कुछ परिवर्तन करना है, कोई अलग तहसील उपखंड बनाना है, ठीक है, और किसी तहसील उपखंड जिला संभाग को समाप्त करना है, तो इसकी शक्ति किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो कहाँ से दी गई है? सेक्शन 13 से, सेक्शन 13 ऑफ MPLRC। यहाँ पे बता दिया कि जब राज्य सरकार संभागों का सृजन कर सकती है, अर्थात कोई एक नया संभाग ही बना सकती है। कौन? राज्य सरकार, जिनमें ऐसे जिले समाविष्ट होंगे जिन्हें कि वह ठीक समझे, अर्थात किसी भी जिले को ऐड कर सकती है। किसी भी संभाग से 2-3 संभाग जैसे हो गए, तो 2-3 संभागों क्या करेगी? एक एक जिला, 2-2 जिला, 3-3 जिला, जो भी है, ठीक है, उसको निकाल के उसको क्या करेगी? एक संभाग बना सकती है और ऐसे संभागों को समाप्त कर सकती है, अर्थात जो संभाग बनाए गए हैं उनको समाप्त भी कर सकती है। पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट पास। ये अपनी उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात जो संभाग हैं, ठीक है, जैसे रीवा संभाग है, ठीक है, रीवा संभाग में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। इनका जो सीमा है उसको कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आ गया कि राज्य सरकार किसी भी जिले या उपखंड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नवीन जिले, उपखंड या तहसील का सृजन कर सकती है, या विद्यमान जिले, उपखंडों या तहसीलों को समाप्त कर सकती है। जो पहला सब सेक्शन था वहाँ पे क्या संभागों परिवर्तन और नए संभाग बनाने की बात की गई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जिले, उपखंड और तहसील है उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने और नवीन जिले या उपखंड तहसील बनाने की बात की गई है। परंतु अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिया गया है कि राज्य सरकार किसी संभाग, जिले या तहसील की सीमा में परिवर्तन करने या नवीन संभाग, जिलों या तहसीलों का सृजन अर्थात नया बनाने की, या फिर विद्यमान संभाग अर्थात जो पहले से एग्जिस्ट में है जिले, तहसील, उनको समाप्त करने संबंधी किसी प्रस्तावना पर, ठीक है ना, कोई ये ऐसा कोई प्रस्ताव लाती है, प्रपोजल लाती है, तो इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व सेक्शन 13 के ऑर्डर, उसमें सेक्शन 13 के अकॉर्डेंस में कोई ऑर्डर यदि पास किया जाता है तो इसी प्रस्तावना को आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए विहित प्रारूप में प्रकाशित करेंगे, अर्थात किसी को कोई आपत्ति है तो यहाँ पर वो क्या करेगी? उसके लिए आमंत्रित कर सकती है ये प्रस्ताव रखने से पूर्व, ठीक है, ऑर्डर पास करने के पूर्व। और ऐसी प्रस्तावना के संबंध कोई आपत्तियां है उस पर विचार करेगी। यदि कोई ऐसी आपत्तियां आती हैं तो उस पर क्या किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा पहले उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे नया तहसील है, नया राज्य है, वो सॉरी नया जिला है, इन सबको बनाने की बात की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 13A यहाँ पे बताया गया है प्रमुख राजस्व आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियाँ एवं कर्तव्य। यहाँ पे प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की बात की गई है, उसकी पावर्स की बात की गई है, उसकी ड्यूटी के बारे में बात किया गया है कि राज्य सरकार इस सूचना द्वारा एक प्रमुख आयुक्त की नियुक्ति करेगी, ठीक है। जैसे नॉर्मल जो कमिश्नर होते हैं उनको भी एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है रेवेन्यू का भी, और रेवेन्यू का भी काम कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार क्या कर सकती है? कोई अलग से एक प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है जो क्या करेगी? सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो ध्यान रखेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी कार्रवाई है वो करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकार इस सूचना द्वारा एक प्रमुख आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे प्रदत्त की जाए, अर्थात जो स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर देगी, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए, उसी को क्या करेगी? उस पावर को एक्सरसाइज करेगी और जो भी कर्तव्य उस पर आरोपित किए जाएंगे उसका वह पालन करेगा। उसके बाद सेक्शन 14 की बात करता है संभागों के आयुक्तों और नियुक्त करने की शक्ति। जो संभाग है उसमें जो कमिश्नर है उनको नियुक्त करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर राज्य सरकार प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त नियुक्त करेगी जो उस संभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा, ठीक है, जो इस संहिता द्वारा उसको शक्तियाँ दी गई है,
या फिर इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन आयुक्त को प्रदत्त की गई, अर्थात किसी भी अधिनियम के द्वारा यहाँ पे यदि उसको पावर दी गई है एक्सरसाइज करने के लिए तो वो क्या करेगा, उस पावर को एक्सरसाइज करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी ड्यूटी करेगा जो इस संहिता के अधीन उस पर आरोपित की जाए। ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन 15 क्या बात करता है, अपर आयुक्त को नियुक्त करने की शक्ति, अर्थात जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं उनको भी अपॉइंटमेंट करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार। जितनी भी शक्ति आए हैं सारी शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास ही है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इस संहिता के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो पहला सब सेक्शन है सेक्शन 15 का, तो राज्य सरकार किसी एक संभाग में दो या दो से अधिक संभागों में, ठीक है, या तो एक संभाग का जो अपर आयुक्त नियुक्त कर सकती है या फिर दो या दो से अधिक संभागों का एक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकती है, कौन, राज्य सरकार। अब दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि अपर आयुक्त ऐसे शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, तो कौन सी शक्तियाँ और कौन से कर्तव्य वो निभाएगा, जो इस संहिता के द्वारा उसको प्रदान की गई है या फिर तत्समय या फिर उस टाइम पे जब ये इसे अपॉइंट किया गया था उस टाइम पे कोई ऐसी विधि लागू की गई थी। ठीक है ना, विधि थी, एक्ट था जिसके अकॉर्डिंडेंस में क्या किया गया, उसको ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई है या फिर ऐसी ड्यूटी बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा और शक्तियों को एक्सरसाइज करेगा, पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद सेक्शन 16 यहाँ पे क्या बात करते हैं, कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति कर रहा है। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर नियुक्त करेगी जो उस जिले में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता द्वारा या किसी अन्य अधिनियम के, ठीक है ना, या फिर किसी अन्य अधिनियम के द्वारा उसको कोई ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है ना, ड्यूटी उस पर इम्पोज की गई है, तो क्या करेगा, उस ड्यूटी को करेगा। ठीक है, उस कर्तव्य का पालन करेगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसके बाद धारा 17 यहाँ पे क्या बात कर दिया है, एडिशनल कलेक्टर अर्थात अपर कलेक्टर को नियुक्त करने की शक्ति बता दी गई। राज्य सरकार किसी जिले में एक या अधिक अपर कलेक्टर, ठीक है ना, कोई सा जिला है, ठीक है, तो वहाँ पर एक अपर कलेक्टर नियुक्त कर सकता है या फिर एक से अधिक अपर कलेक्टर वहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। और अपर कलेक्टर ऐसे मामलों ऐसे वर्ग के मामलों में जैसे कि राज्य सरकार साधारण आदेश द्वारा या जिले के कलेक्टर राज्य सरकार के निबंधनों के अध्ययन रहते हुए कोई लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे। ठीक है, तो जो अपर कलेक्टर है कैसे मामलों को देखेगा, ऐसे मामलों को देखेगा जो राज्य सरकार साधारण आदेश में उसको बता दिया है कि हाँ यह काम आपको करना है, या फिर जो जिले का कलेक्टर है वो लिखित आदेश के द्वारा कोई ऐसा कार्य बताएगा जो राज्य सरकार के निबंधनों के अध्ययन रहेगा। ठीक है, तो वो निर्देशिका कोई ऐसा डायरेक्शन देता है तो वहाँ पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वो इसका पालन करेगा जो इस संहिता के द्वारा उसको पावर्स दी गई है या फिर इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किए गए अन्य अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई ऐसी शक्तियाँ उसको दी गई हैं तो वहाँ पर उसका यूज कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 18 क्या बात करता है, सहायक कलेक्टरों, संयुक्त कलेक्टरों तथा डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति और शक्तियाँ। तो यहाँ पर राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्रत्येक जिले के लिए उतने व्यक्तियों को जितने वो ठीक समझे, अर्थात जो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे जितने व्यक्ति को अगर यदि वह ठीक समझता है तो उनको क्या कर सकता है, सहायक कलेक्टर, इसमें दो श्रेणियाँ जिसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अपॉइंट कर सकता है, और संयुक्त कलेक्टर अर्थात जॉइंट जो कलेक्टर होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है, या फिर डिप्टी कलेक्टर अर्थात डिप्टी कलेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, जितने चाहे उतने। ठीक है ना। उसके बाद और ये जो यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे तो वो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्देशित किया था। तो जो राज्य सरकार क्या करे, जो अधिसूचना द्वारा इनको डायरेक्शन दे कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना है तो वो क्या करेंगे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आते हैं आपका सेक्शन 19 जो तहसीलदार, अपर तहसीलदार और तहसीलदार की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह ठीक समझे, जिस प्रकार से जॉइंट कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर जो भी हैं इनको अपॉइंट कर सकती है, उसी प्रकार से तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और जितने व्यक्तियों को चाहे उतने व्यक्तियों को क्या कर सकती है, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता, ठीक है ना, जो
इस कोड के द्वारा दिया गया है, या फिर इस संहिता के अधीन, या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, ठीक है, या फिर किसी अन्य विधि के अधीन उनको ऐसी कोई पावर दी गई, शक्तियाँ दी गई है एक्सरसाइज करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, उस शक्तियों को एक्सरसाइज कर सकते हैं तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता या अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित किए गए हैं। अर्थात जो भी उन पर ड्यूटी इम्पोज की गई है वो क्या करेंगे, उन ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इसी में देखें नेक्स्ट जो सबसेक्शन है, यहाँ पे बता दिया है कलेक्टर किसी तहसीलदार को, जो भी तहसीलदार है वो कलेक्टर क्या करेगा, किसी तहसील का भार साधक बना सकता है। इसमें थर्ड क्या है, कलेक्टर किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार नायब तहसीलदार की नियुक्ति कर सकता है। अर्थात जो तहसील है उसमें क्या कर सकता है, एक तहसीलदार को क्या कर सकता है, एक अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार की नियुक्ति कर सकता है, या फिर एक से अधिक अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को वहाँ पर अपॉइंट कर सकता है। कौन अपॉइंट कर सकता है, यहाँ पे कलेक्टर को पावर दी गई है। तो उसमें ऐसी शक्तियों को प्रयोग करेगा जो इस संहिता द्वारा, इस संहिता के अधीन या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन जो भी तहसीलदार को प्रदत्त की गई शक्तियाँ, वो क्या करेगा, वो उस शक्ति को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, जो भी उसके पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करेगा। उसके बाद सेक्शन 20 क्या बात करता है, भू अभिलेख अधीक्षकों तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षकों की नियुक्ति के बारे में। सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब यहाँ पे जो पहला है आपका, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने की वो ठीक समझे। तो यहाँ पे कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, जितने भी व्यक्ति को राज्य सरकार ठीक समझती है उतने व्यक्ति क्या कर सकती है, भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक की नियुक्ति कर सकती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या बता दिया, भू अभिलेख अधीक्षक तथा सहायक भू अभिलेख अधीक्षक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो इस संहिता के द्वारा दी गई है, या फिर इस संहिता के अधीन कोई ऐसी शक्ति उनको दी गई है, या फिर तत्समय प्रवृत्ति उस टाइम पे जब इनको अपॉइंटमेंट किया गया था उस टाइम पे कोई ऐसी विधि लागू थी जिसके अधीन इनको क्या किया गया है, शक्तियाँ प्रदान की गई, तो उस शक्ति को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उस पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों को पालन करेंगे जो भी इनकी ड्यूटीज़ है, जो भी इन पे इम्पोज की गई इस संहिता के अधीन या तत्समय किसी प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन, तो उसको क्या करेंगे, उस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सेक्शन 21 क्या बात यहाँ पे ओमिटेड है, अर्थात जो 2018 का अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम पे इसका लोप कर दिया गया, अर्थात ओमिटेड है ये। उसके बाद सेक्शन 22 उपखंड अधिकारी, ठीक है ना, तो उपखंड अधिकारी किसको अपॉइंट किया जाता है, जो कलेक्टर के द्वारा किया जाता है, जो सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनको क्या किया जाता है, उपखंड अधिकारी बना दिया जाता है। तो कलेक्टर किसी सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखंडों का, ठीक है, तो इनमें से क्या कर सकती है, जिले का एक जिले में एक उप संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या फिर कितने का, या फिर सभी को क्या कर सकते हैं, उपखंडों का भार साधक बना सकते हैं, उनका हेड बना सकते हैं, जो ऐसी शक्तियों को प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता के अधीन या इस संहिता के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के द्वारा उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई है, या फिर ऐसे जो भी उन पर ड्यूटी इम्पोज की गई है, अधिरोपित की गई है, वो उन शक्तियों को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पावर को एक्सरसाइज करेंगे और ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सेक्शन 23 यहाँ पे राजस्व अधिकारियों की अधीनस्थता के बारे में बताया गया है। जब तक कलेक्टर अन्यथा निर्देश ना करे, ठीक है, जब तक कलेक्टर जो है कोई ऐसा डायरेक्शन यदि नहीं देता है तब तक किसी उपखंड का, जिले के अंदर जो उपखंड होते हैं, जो उपखंड में बटे होते हैं जिले, तो जो उपखंड है उसके अंदर के जो प्रत्येक राजस्व अधिकारी हैं वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, उपखंड अधिकारी के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। और किसी तहसील का नायब तहसीलदार और तहसीलदार के अधीनस्थ होगा। जो नायब तहसीलदार को अपॉइंट किया गया था तहसील के अंदर, तो जो नायब तहसीलदार किसके कंट्रोल में रहेगा, किसके अधीनस्थ में रहेगा, तहसीलदार के अधीनस्थ में रहेगा। उसके बाद यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे सेक्शन 24 की बात करें, सेक्शन 24 क्या बात करता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ किसी लोक सेवक
या स्थानीय निकाय को प्रदत्त किया जाना। ठीक है, जो सेक्शन 24 बात करता है आपका, ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर की शक्तियाँ हैं वो किसी पब्लिक सर्वेंट को दे दी जाए या फिर जो कोई लोकल बॉडी है, स्थानीय निकाय है, उनको दे दिया जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया कि राज्य सरकार वे सकते हैं जो इस संहिता द्वारा किसी राजस्व अधिकारी को प्रदान की गई, ठीक है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनको प्रदान की गई जो शक्तियाँ दी गई हैं वो किसी लोक सेवक या फिर स्थानीय निकाय लोकल बॉडी को वो दे सकता है। परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो बता दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो राज्य सरकार इनको प्रदान नहीं कर सकती, किसको, लोक सेवक या फिर स्थानीय निकाय को। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है कि सेक्शन 72, ठीक है ना, 113, 135, 165, 237, 238, 243, 251 के अधीन जो कलेक्टर की शक्तियाँ हैं, ठीक है ना, तो उनको यहाँ पर किसी लोक सेवक को या फिर लोकल बॉडी जो भी है उनको यहाँ पे ये शक्तियाँ प्रदान नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा आता है आपका धारा 59, 115, 170, 170A(B), ठीक है, 234, 241, 242, 248, 2 एवं 253 के अधीन उपखंड अधिकारी की जो शक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने सेक्शन बताए गए हैं उनमें जो पावर्स दी गई है उनको किसी भी पब्लिक सर्वेंट या लोकल बॉडी को नहीं दी जा सकती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर क्या है कि धारा 44 के अधीन अब यहाँ पे जो अपील प्राधिकारी हैं, जो अपील अथॉरिटी है, जहाँ पे उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसी पब्लिक सर्वेंट को नहीं दी जा सकती, ना ही लोकल बॉडी को। उसके बाद सेक्शन 50, यहाँ पे 44 में क्या बता दिया गया, अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ, ठीक है ना, और उसके बाद 50 में बता दिया गया है पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियाँ, ठीक है, रिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे ये भी शक्तियाँ किसी को नहीं दी जा सकती है, ठीक है, तो किसी लोक सेवा के स्थायी निकाय को प्रदत्त नहीं की जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी धाराएं बताई गई हैं उसमें जो भी शक्तियाँ हैं, पावर्स बताई गई हैं वो नहीं दी जा सकती। उसके बाद सेक्शन 25 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं। उसके बाद सेक्शन 26, यहाँ पे बताया गया है कि अस्थायी रिक्त होने की दशा में कलेक्टर, अब मान लीजिए जो कलेक्टर है वो क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर निःशक्तता है, निःशक्तता मतलब कोई डिसेबिलिटी आ गई जिसके कारण वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसको हो सकता है कोई बीमारी हो गई हो, तो जब तक वह उसकी बीमारी है, ठीक है, या फिर ये उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो ड्यूटी करने के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एज अ कलेक्टर, ठीक है ना, तो कलेक्टर के जो कर्तव्य हैं उनका कार्यभार अस्थायी रूप से उनको सौंप दिया जाता है किसी व्यक्ति को। तो इस संहिता के अधीन कलेक्टर वो तब तक माने जाएंगे जब तक कोई नया कलेक्टर नहीं आ जाता या फिर, ठीक है ना, जो कलेक्टर को कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता और ऐसा उत्तराधिकारी अपनी नियुक्ति की कार्यभार ग्रहण न कर ले, ठीक है ना। यदि अपनी नियुक्ति के कार्यभार ग्रहण कर लेता है तब वह जो भी अस्थायी बनाया गया था उसको हटा दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।